वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी का प्रथम पाठ जो है गोधूली भाग 1 का पढ़ेंगे, जो कि है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो सबसे पहले हम लोग लेखक का परिचय देखेंगे और इसमें जो बताया गया है लेखक के द्वारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा में, उन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे कि क्या बताया गया है लेखक के द्वारा। तो सबसे पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म जो हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था और निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हो गया था। प्रस्तुत पाठ में जो है लेखक महोदय ने जाति प्रथा के कारण समाज में उत्पन्न रूढ़िवादिता एवं लोकतंत्र पर खतरा को चित्रण किया है। आप समझ सकते हैं। और ये एक निबंध है। आज के लेखक कहते हैं कि आज के वैज्ञानिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। उनका तर्क है कि आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, परंतु जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। अस्वाभाविक श्रम विभाजन के कारण मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपनी पेशा का चुनाव नहीं कर सकता। लेखक कहते हैं कि आज का जो वैज्ञानिक युग है उसमें जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है और उनका यह तर्क है कि आधुनिक समाज जो है वह कार्य कुशलता के लिए जो है श्रम विभाजन को ही आवश्यक मानता है। और चूँकि जाति प्रथा भी एक श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए जो है जाति प्रथा के कारण श्रम विभाजन यानी कि जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। अब जैसा कोई कार्य करेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी जाति होगी। आप समझ सकते हैं। ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप किस जाति में बिलोंग करते हैं, बल्कि आपकी जाति जो है आपका श्रमिक विभाजन ही बताता है कि जो है आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आपकी जाति हो जाती है। अब उदाहरण के तौर पर यदि आप समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कुम्हार है, तो कुम्हार वह जन्मजात नहीं है, बल्कि उसके पूर्वज जो है उस तरह का काम करते आ रहे हैं। तो उसका बेटा मान लीजिए अगर IPS ऑफिसर भी बन जाता है तो आप वह जो है अपना टाइटल कुम्हार ही लिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी या उसके पूर्वज उसी तरह का कार्य करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है श्रम विभाजन जो है वह जाति प्रथा का कारण बनता जा रहा है, यानी कि श्रम के अकॉर्डिंग ही उसकी जाति हो जाती है। ऐसा लेखक महोदय कहते हैं। आगे लेखक महोदय कहते हैं, समझिएगा भली भांति आप लोग, कि अस्वाभाविक श्रम विभाजन के कारण जो है मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपनी पेशा का चुनाव नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा उसका पूर्वज करते आया है वही कार्य वह भी करेगा। माता पिता के सामाजिक स्थल के अनुसार पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है, अर्थात जो उसका पूर्वज जो कार्य कर रहा है वही अब वह करे अथवा ना करे कार्य, उसकी वही पेशा हो जाती है। ऐसा लेखक महोदय कहते हैं। भले ही पेशा अनुपयुक्त और अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे क्यों ना मर जाए, अर्थात वह कार्य करे या ना करे, लेकिन उसका जन्म उसी कास्ट में हुआ है, उसी जाति में हुआ है और वह उसको वह कार्य करना होगा। अगर वह कार्य नहीं करता है, चाहे उसके लिए वह कार्य उपयुक्त हो या अनुपयुक्त हो, चाहे वह भूखे क्यों ना मर जाए, लेकिन उसका जाति जो है वही रहेगा। तो पैतृक पेशा में वह पारंगत नहीं हो, अर्थात जो उसकी परंपरागत जो पेशा है जो उनके पूर्वज करते आ रहे हैं उसमें वह पारंगत हो या नहीं हो, इसके बाद भी उसको चुनाव करना पड़ता है, अर्थात उस पेशा का चुनाव उसको करना पड़ता है। जाति प्रथा अगर हम देखें भारत में जो है बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। कारण यही है कि अगर आप किसी जाति में बिलोंग करते हैं, मतलब कहने का सेंस ये है कि यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, यानी आपके पूर्वज यदि कोई कार्य कर रहा है तो आप वो कार्य करें या ना करें आपकी वही पेशा हो जाती है। तो यहाँ पर लेखक महोदय इस चीज़ को इंडिकेट करते हुए कहते हैं कि जो है ये जाति प्रथा जो है एक हानिकारक प्रथा है।
और लोगों को मतलब उसके श्रम के अकॉर्डिंग उसकी जाति को नहीं मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारत में जो है यह एक प्रत्यक्ष और जो है कारण बना हुआ है। बेरोजगारी का कारण यही है कि उसकी पेशा वह अगर ना भी इच्छा हो कि वह चुनाव करे, लेकिन फिर भी उसको चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि पेशा जो है उसकी गर्भ मतलब उसका गर्भ में ही निर्धारण कर दिया जाता है कि फलाना कास्ट से है तो वह फलाना जाति से ही संबंधित है, तो उसका कार्य फलाना फलाना ही होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से मुक्त है। आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितना यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और अरुचि के साथ व्यवस्थापूर्वक करते हैं। ऐसी परिस्थिति में संभवतः मनुष्य को दूर दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। आर्थिक पहलू से भी अगर देखा जाए तो जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। ऐसा लेखक इसलिए कहते हैं कि यदि आपको जो है कार्य में रुचि लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, चूँकि आपके पूर्वज वही कार्य करते आ रहे हैं, इसलिए आपको वह कार्य करना पड़ेगा और उसी से आपकी जाति भी है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी की क्या आपत्ति हो सकती है। आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए। और लेखक यहाँ पर और भी कहते हैं कुछ वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित होना चाहिए। अब ये जो कास्टिज्म है इंडिया में, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा चीज़ लिखा है, हु आर द शूद्राज, द कास्टिज्म इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म, जो कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। और ये एक स्पीच है और इस स्पीच का जो रूपांतरण किया है यानी कि अनुवाद किया गया है हिंदी में, तो वो था ललई प्रसाद सिंह यादव, ललई प्रसाद यादव ने किया है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। यानी अगर लोग मिलजुल कर रहे, सब अपना अपना कार्य करे, तो काम के आधार पर जाति तो नहीं होनी चाहिए। अब स्वतंत्र है लोग, कोई भी कार्य कर सकता है, तो अगर आप उसको उस जाति में बांट रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो है आप फलाना व्यक्ति के साथ जुड़े हैं या उनका कार्य ये चीज़ है तो आपकी वही जाति होगी, जो कि गलत है। ऐसा लेखक भी कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम जो है लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इससे यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव हो। यानी कि सबके प्रति एकजुट एक जैसी भावना होनी चाहिए। कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है और उसके कार्य के अकॉर्डिंग उसकी जाति निर्धारित नहीं करनी चाहिए। लेकिन भारत में जो है इस तरह का स्थिति हम देखते हैं कि उसके कार्य के अकॉर्डिंग उसकी जाति निर्धारित की जाती है, जो कि गलत है। तो ये कुछ चीज़ था जो कि लेखक महोदय ने प्रस्तुत कहानी के माध्यम से बताया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होना चाहिए, और आपको इसके बारे में बताते भी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आपको मैंने बताया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। तीसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, ये आंसर हुआ इसका। आगे है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक एक पत्रिका है जो कि इन्होंने संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो आपको मैंने बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, महू मध्य प्रदेश। ये एक दलित परिवार से संबंधित थे, बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का जो वास्तविक रूप होता है वह दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। इसे संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु कहाँ गए थे। तो इसका आंसर है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर एक नरेश था, नरोदा नरेश,
और उनके द्वारा वह छात्रवृत्ति प्राप्त कर न्यूयॉर्क गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए कौन व्यक्ति थे जिन्होंने कि उसको प्रेरित किया? तो इसका आंसर है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो आपको मैंने बताया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर की रचना कौन सी है? तो मैंने बताया था आपको कि डॉक्टर अंबेडकर की रचना है, और इसे मैं बता देना चाहता हूँ कि इनकी 3 रचनाएं हैं जो कि प्रस्तुत पाठ में वर्णित है। नंबर 1 द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म, नेक्स्ट है द अनटचेबल, और नेक्स्ट है हु आर शूद्राज। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका आंसर है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादित अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो मैंने बताया था आपको ललई सिंह यादव ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वह एक दलित परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम था भीमा बाई। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि कब धारण की? तो आंसर होगा इसका 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो हो वह स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो आंसर होगा इसका जाति प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो मैंने बताया था आपको भीमराव अंबेडकर की। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो मैंने बताया ही आपको महू मध्य प्रदेश में। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो उसका आंसर है बहिष्कृत भारत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो वह है भीमराव अंबेडकर। आइए अब कुछ हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रस्तुत पाठ में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है उसको मैं एक एक करके जो है क्वेश्चन को पहले पढ़ूंगा और उसके बाद क्वेश्चन के का जो उत्तर होगा वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग सिंपल देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो आप स्वयं क्वेश्चन जो है इसका लिख सकते हैं। चूँकि मेरे पास साधन नहीं है जिससे कि मैं आपको लिख करके बता सकूं, इसलिए मैं मौखिक बताना चाहूँगा आप लोगों को। आप लोग ध्यान से सुनते जाइए और अगर आप सुनते रहिएगा तो क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएगा और आराम से आप परीक्षा यानी बोर्ड एग्जाम में जाकर लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, यानी कि लेखक जो है किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है जो अस्वाभाविक है। अगला क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो समझे आपने समझा। अगला क्वेश्चन है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो आंसर इसका होगा कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो इसका आंसर है कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि
अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था और अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। इसका आंसर है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्यकुशलता हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों को कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्य कुशलतापूर्वक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और व्यवस्थावश मनुष्य काम को टालने लगता है और काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में ना दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और व्यवस्था से श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन था, मूलभूत क्वेश्चन जो मैंने बताया। साथ ही साथ आपको मैंने लेखक का इंट्रोडक्शन दिया और इसमें जो मूलभूत कहानी था मैंने बताने का प्रयास किया। यदि आप इसका PDF नोट लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको PDF नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको तमाम तरह की वीडियो हमारे चैनल के द्वारा आपको मिलती रहेगी। और मैं हर चीज़ पढ़ाता हूँ आप लोगों को। क्लास 10th में कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, या किसी भी क्लास 12th के लिए हो, या ग्रेजुएशन, या फिर MA इंग्लिश लिटरेचर के लिए हो, तो उसका भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेट मिले आप इससे, और मैं अच्छा से अच्छे तरीके से कार्य करने का प्रयास करूँ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।